नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश प्रताप सिंह। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 7 विषय विज्ञान में पाठ 11 पढ़ाऊँगा। पाठ 11 जिसका नाम है पौधों में जनन। तो देखते हैं इस पाठ में हमको क्या क्या पढ़ना है। पहले जनन की विधियाँ, फिर अलैंगिक जनन और फिर आखिरी में लैंगिक जनन। तो ये 3 चीज़ें हमको इस पाठ में पढ़नी है। जनन क्या होता है? जनन आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जनन का मतलब होता है कि कोई भी प्राणी या जीव अपने ही जैसे जीवों को जब उत्पन्न करता है तो उसे हम जनन कहते हैं। चलिए देखते हैं इस पाठ में क्या क्या चीज़ें हैं और वो सारी चीज़ें कैसे होती हैं, सब कुछ हम समझेंगे इस पाठ में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, सभी जीव अपने वंश को बनाए रखने के लिए जनन क्रिया करते हैं। माता पिता क्या हैं? जनक हैं, इसीलिए उनको जनक कहा जाता है। से संतति का जन्म या जनन कहलाता है। इस क्रिया में सभी जीव अपने समान जीवों को जन्म देते हैं। क्या होता है? देखिए, हर प्राणी, हर जीव अपने वंश को आगे बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? जनन क्रिया करके, यानी अपने ही प्रकार के बच्चों को पैदा करके वो अपने वंश को आगे बढ़ाता है। अब यही चीज़ हमें इंसानों में पता है, हमें जानवरों में ये चीज़ें हमने देखी हैं। यही चीज़ें पेड़ पौधों में भी होती हैं। पौधे भी अपने प्रकार के पौधों को उत्पन्न करने योग्य होते हैं और वो किसी ना किसी तरीके से अपने प्रकार के पौधों को उत्पन्न करते हैं। तो पौधों में भी जनन होता है। हाँ, कई तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं, उन तरीकों के बारे में भी हम जानेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अब आते हैं जनन की विधियाँ। देखते हैं जनन की विधियाँ क्या हैं पौधों में। पौधों में पाए जाने वाले जनन को निम्नलिखित 2 प्रकार में बांटा जाता है। पहला अलैंगिक और दूसरा लैंगिक जनन। तो पौधों में 2 तरह के जनन होते हैं, एक अलैंगिक, एक लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में पौधे के किसी भी भाग, पौधे के कई भाग होते हैं जैसे जड़, तना, पत्ती आदि, से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है? जब जड़, तना, पत्तियों का इस्तेमाल करके पौधे उत्पन्न होते हैं किसी भी पेड़ से, किसी भी वृक्ष से, किसी भी पौधे से, तो उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। इस प्रक्रिया में बीजों का उपयोग संतति बढ़ाने में नहीं होता, जबकि लैंगिक जनन में नए पौधे बीजों के द्वारा ही उगते हैं। अब जैसे मान लीजिए गेहूँ का फसल हम बोते हैं तो क्या करते हैं? गेहूँ के बीज बोते हैं पहले हम, फिर उस बीज से नया पौधा पैदा होता है। तो इस तरह के जो जनन होते हैं उन्हें हम कहते हैं लैंगिक जनन। अब आते हैं अलैंगिक जनन। चलिए देखते हैं अलैंगिक जनन। पहले इसके बारे में जानते हैं। देखिए, क्या आपने कभी गन्ना, आलू तथा अदरक आदि को खेतों में बोते हुए देखा है? इनके तने के छोटे छोटे टुकड़े करके जमीन में लगाए जाते हैं। ये पौधे अलैंगिक जनन करते हैं। जनन की इस विधि में नए पौधे को उगाने में बीजों की आवश्यकता नहीं होती। अलैंगिक जनन निम्नलिखित प्रकार से होता है। देखिए, अलैंगिक जनन कितने प्रकारों से होता है वो देखते हैं। पहला मुकुलन द्वारा, दूसरा खंडन द्वारा, तीसरा बीजाणु निर्माण द्वारा और चौथा है वर्धी प्रजनन या कायिक प्रवर्धन द्वारा। तो 4 तरह से अलैंगिक जनन पौधों में होता है। मुकुलन क्या होता है? चलिए मुकुलन देखते हैं। मुकुलन विधि क्या है? देखिए, मुकुलन विधि, क्या आप जानते हैं? पाव रोटी मतलब ब्रेड, जो ब्रेड हम खाते हैं, को फुलाने में यीस्ट का उपयोग होता है। यीस्ट क्या है?
एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है यीस्ट। ठीक है, यीस्ट का इस्तेमाल हम ब्रेड बनाने में करते हैं। यीस्ट एक कोशिकीय जीव है जिसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ये कुछ ही घंटों में वृद्धि करके मुकुलन करने लगते हैं या जनन जिसे कहते हैं। यीस्ट कोशिका से एक छोटा सा उभार निकलने लगता है जिसे मुकुल या कली कहते हैं। जैसे देखिए ये यीस्ट है, अब इसमें देखिए यहाँ पे धीरे धीरे एक उभार आने लगा है, इस यीस्ट से एक उभार यहाँ पे निकलने लगा है। ये उभार धीरे धीरे निकलता है और फिर एकाएक कई सारे भागों में ये उभार बंटने लगता है। ये देखिए ऐसे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करके अपनी मात्र मात्र मतलब जो मुख्य यीस्ट था, कोशिका थी, उसे मात्र कहते हैं। जैसे हम लोगों में, मानव में माता पिता या माता, ठीक। मात्र या जनक, जिसे जनक कहते हैं, हमारे हम मानव में हम माता पिता कहते हैं, हमारे जनक माता पिता हमारे होते हैं। कोशिका से अलग हो जाता है और नई यीस्ट कोशिका बन जाती है या बन जाता है। मुकुलन की यह क्रिया इतनी तेजी से होती है कि कई नवीन मुकुल अपनी जनक कोशिका से बिना अलग हुए ही एक श्रृंखला में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा चित्र में, ये देखिए ये इतनी तेजी से हुआ। यहाँ देखिए, यहाँ एक ही कोशिका थी लेकिन ये इतनी तेजी से ये कली बने कि ये एक ही कोशिका से 3 कली एक साथ बन गई। ठीक है, इसीलिए ब्रेड को बनाने में इसका इस्तेमाल होता है यीस्ट का, क्योंकि ये बहुत तेजी से अपना विकास कर लेते हैं। मुकुलन के द्वारा ये अपने विकास बहुत तेजी से करते हैं। चलिए अब देखते हैं खंडन विधि। खंडन से कैसे होता है जनन। आपने तालाबों या जलाशयों में हरे रंग के तंतुओं के गुच्छे तैरते हुए देखे होंगे। ये शैवाल होते हैं। इनके तंतु अनेक खंडों में टूट जाते हैं जिसे खंडन कहते हैं। प्रत्येक खंड या टुकड़े से नए नए पौधे का निर्माण होता है। स्पाइरोगाइरिस, गायरा तथा यूलोथ्रिक्स आदि शैवाल इस विधि से प्रजनन करते हैं। तो ये देखिए क्या होता है, ये एक देखिए यहाँ पे एक सीध में पहले रहते हैं और सीध के बाद क्या होता है, बीच से ये अलग अलग भाग में टूट जाते हैं। एक भाग अलग हो जाता है, एक बन जाता है, एक अलग हो जाता है। तो ये दो खंड में टूटने के बाद एक, जैसे एक रस्सी होता है, उस रस्सी को बीच से तोड़ दीजिए तो वो दो रस्सी बन जाती है। ठीक, तो वैसे ही ये शैवाल होते हैं। पहले एक शैवाल होता है, फिर वो दो खंड में टूट जाता है तो वो दो बन जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं खंडन विधि। खंडन विधि के द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। अब आते हैं बीजाणु निर्माण। देखिए, आपने अचार या भीगी हुई डबल रोटी में लगे सफ़ेद रंग के फफूद को देखा होगा। फफूद जो लगता है खाने में, या कहीं आपने देखा होगा जहाँ नमी होती है या कोई खाना सड़ने लगता है तो उसमें फफूद लग जाती है, सफ़ेद सफ़ेद रंग की होती है। इसमें छोटी छोटी धागे जैसी संरचना होती है जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। इन तंतुओं के ऊपरी सिरे फूले होते हैं या फूल जाते हैं, जिसमें अत्यंत छोटी छोटी रचनाएं बनती हैं जिसे बीजाणु कहते हैं। जैसे देखिए ये ऐसे तंतु में बने होते हैं फफूद। इसमें छोटी छोटी, ये देखिए ऐसे बहुत छोटी होती है, वो हमको साधारण आंखों से नहीं दिखाई देती। जब हम सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करेंगे तभी इस तरह की संरचनाएं हमको फफूद में दिखाई देंगी। ये बीजाणु प्रतिकूल परिस्थिति का मतलब जहाँ पानी तथा भोजन आदि की कमी हो, ठीक है, उन्हें प्रतिकूल परिस्थिति कहते हैं। तो ये बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं। जब बीजाणु हवा के द्वारा नम स्थानों पर गिरते हैं तो अंकुरित होकर नए कवक या फफूद को जन्म देते हैं। शैवाल, मांस, फर्न आदि में भी बीजाणु द्वारा जनन होता है। ठीक है, तो ये सब शैवाल, मार्स, फर्न और फफूद, ये सब जो पौधे हैं, ये क्या करते हैं, बीजाणु विधि द्वारा जनन करते हैं। अब आते हैं वर्धी प्रजनन पे। ये भी एक तरीका है प्रजनन का, वर्धी प्रजनन।
देखिए, जब पौधों में वर्धी भाग जैसे जड़, तना और पत्ती से नए पौधे का जन्म होता है तो उसे वर्धी प्रजनन कहते हैं। ऐसे पौधे बिना बीज के उपयोग के भी उग जाते हैं, जैसे शकरकंद, डहलिया, सतावर की जड़ों को जब मिट्टी में बोया जाता है तो उनसे नए पौधे उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार आलू, अदरक, गन्ने के पौधे में भी वर्धी प्रजनन तने के द्वारा होता है। यानी पौधे का कोई भाग का इस्तेमाल जब हम जनन के लिए या प्रजनन के लिए करते हैं तो उसे हम वर्धी प्रजनन कहते हैं, चाहे वो तना हो चाहे जड़ हो। ठीक है। कुछ पौधों में पत्तियों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है, जैसे अजूबा और विगोनिया में पत्तियों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। इनके पत्तियों के किनारे पर कलिकाएं होती हैं जो नए पौधे को जन्म देती हैं। वर्धी प्रजनन से उत्पन्न पौधे जनक पौधे के समान होते हैं तथा उनके गुणों को बनाए रखते हैं। अधिक पैदावार तथा उपयोगी पौधों के गुणों को बनाए रखने के लिए वर्धी प्रजनन कराए जाते हैं। कृत्रिम विधियों से भी पौधे में वर्धी प्रजनन कराए जाते हैं। आरोपण, दाब कलम लगाना और कलम लगाना कृत्रिम विधियां हैं। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये अजूबा की पत्ती है। इसमें देखिए ये पत्ती है ना, इस पत्ती में से ही पेड़ निकल रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये पेड़ निकल रहा है, यहाँ निकल रहा है। ठीक है, ये वर्धी प्रजनन कहलाता है। ऐसे ही यहाँ देखिए, कृत्रिम विधियों द्वारा, कृत्रिम विधि में देखिए आरोपण द्वारा, कलम लगाकर और दाब कलम द्वारा। ठीक, ये सारी विधियों का इस्तेमाल करके भी हम वर्धी प्रजनन करते हैं। अब देखते हैं आगे कुछ क्रियाकलाप हैं, उनको देखते हैं कैसे वर्धी प्रजनन होता है या कैसे नए पेड़ उगाए जाते हैं। देखिए, पहला देखते हैं क्रियाकलाप एक। मनी प्लांट की टहनी से 20 से 30 सेंटीमीटर का कलम बना लें, यानी कलम बना लेंगे उसके पेड़ से। इस कलम को जल से भरे पानी या पारदर्शी बोतल में, जिसमें पानी भरा हो, उसमें डालकर छोड़ दें। प्रतिदिन परीक्षण करें कि उसमें कुछ परिवर्तन होता है। उसके गांठों पर सफ़ेद तंतु जैसी संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं, यह जड़ें हैं। ठीक है, जो संरचनाएं होती हैं, निकलती हैं उसमें मनी प्लांट में, वो क्या होती हैं, वो जड़ें होती हैं। साथ ही पत्तियां विकसित होने लगती हैं और पौधे में वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। तो ये आप घर पे करके देख सकते हैं। साथ में एक दूसरा क्रियाकलाप देखते हैं। एक आलू लेकर 2 या 3 टुकड़ों में काट लें। ध्यान रहे उनकी पर्व संधियां या जिन्हें आँखें कहते हैं, क्षतिग्रस्त ना हो। अब इन टुकड़ों को मिट्टी में दबा दें और नियमित पानी डालते रहें। 8 से 10 दिन के बाद मिट्टी हटाकर उन टुकड़ों को निकाल लें और प्रेक्षण करें। इनमें आए परिवर्तन के बारे में आप अपने साथियों और शिक्षकों से चर्चा भी कर सकते हैं। ठीक है, कि ये सर कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता, तो इसके बारे में आप चर्चा भी कर सकते हैं। इस तरह हल्दी, अदरक, गन्ना आदि पौधे उगाए जाते हैं। गन्ने में भी आपने देखा होगा, जो पर्व संधि होती है उसको बचा के रखते हैं और उसके आगे पीछे का हिस्सा काट के हम ज़मीन में अगर गाड़ दें उस गन्ने को, तो वहाँ से भी एक पौधा हम पैदा कर सकते हैं। वो पौधा भी, वहाँ गन्ने का पौधा उत्पन्न हो जाएगा। अब आते हैं, देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे चित्र में दिया गया है, आलू की आँख से अंकुरित होता पादप। ये देखो, ये जो चीज़ें होती हैं, जो आँखें होती हैं, वहीं से पौधे निकलते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि आँखों को सुरक्षित रखिए और उसके बाद इसको ज़मीन में बो दीजिए। अब आगे देखते हैं लैंगिक जनन। अब अभी तक आपने अलैंगिक जनन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। देखिए, लैंगिक जनन की क्रिया में नर तथा मादा जनकों की भागीदारी होती है। आप यह भी जानते हैं कि पुष्प के 4 प्रमुख भाग बाह्यदल, दल, पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर होते हैं। अब पुंकेसर से में पा लगा है तो पा से पुरुष होता है, तो इससे आप याद कर सकते हैं कि पुंकेसर जो होता है वो नर या पुरुष का भाग होता है। पौधों में जो नर पौधे होते हैं उनका भाग होता है, या पुरुष भाग कह सकते हैं पुंकेसर। बाकी स्त्री केसर है, ये स्त्री भाग में आता है।
अधिकांश पौधे में पुंकेसर या नर जननांग जिन्हें कहते हैं तथा स्त्री केसर जिन्हें मादा जननांग कहते हैं एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। इन्हें द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हल, सरसों, मटर, सेम आदि। ठीक, जिनमें नर भाग नर जननांग और मादा जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, उन्हें द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। आगे देखते हैं। पौधों में पुंकेसर तथा स्त्री केसर अलग अलग पुष्प पर पाए जाते हैं, इन्हें एकलिंगी पुष्प कहते हैं। अब जो पौधे ऐसे पौधे जिनमें नर जननांग अलग हो और स्त्री जननांग या मादा जननांग अलग हो, अलग अलग फूलों पे पाए जाते हों, उन्हें कहते हैं एकलिंगी पुष्प। जैसे पपीता, मक्का, ककड़ी, लौकी, कद्दू, खीरा आदि। ठीक, आपने देखा होगा पपीता का जो पेड़ होता है, अक्सर एक पपीते के पास दूसरा पपीता का पेड़, दो पपीते के पेड़ अक्सर साथ में ही मिलते हैं। तो होता क्या है, अक्सर उसमें एक नर पेड़ होता है, एक मादा पेड़ होता है। ठीक है, अक्सर ऐसा देखा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। एक सामान्य पुष्प के निम्नलिखित भाग होते हैं: बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। ये सारे भाग होते हैं पौधे के। बाह्य दल क्या होता है, देखिए फूल में ये जो हिस्सा होता है, ये हिस्सा होता है बाह्य दल। ठीक है, जो नीचे से फूल के नीचे जो भाग होता है हरे हरे रंग का, वो बाह्य दल होता है। फिर अंडाशय होता है, पुंकेसर इस डंडी पे होता है। ठीक है, बीच में ये जो भाग है इसको कहते हैं वर्तिका, और बाहर ये होता है पत्ती, जो वो दल कहलाता है। देखिए बाह्य दल ये सामान्य तौर पर हरे होते हैं। कली की अवस्था में ये पुष्प भी भीतरी अंगों की सुरक्षा करते हैं और हरे होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। ठीक है, तो ये भाग जो होता है ये आपका बाह्य दल होता है। अब दल क्या होता है? दल पुष्प के सबसे आकर्षक भाग होते हैं। प्रायः ये रंगीन होते हैं। विभिन्न पौधों के पुष्प में दलों की संख्या और रंग भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे गुड़हल में लाल, कनेर में पीला, गुलाब में गुलाबी, चमेली में सफ़ेद आदि। रंगीन होने के कारण ये कीट पतंगों को अपनी ओर परागण के लिए आकर्षित करते हैं। विभिन्न पौधों के पुष्पों में दलों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे गुड़हल में 5 तथा सरसों में 4 दल पाए जाते हैं। अब देखते हैं पुंकेसर क्या होता है। पुष्प के भीतरी धागे या तंतु, पुष्प में भीतरी भाग में धागे जैसी तंतु होती है, जिसे तंतु कह सकते हैं, जैसी कई रचनाएं दिखाई देती हैं। इन रचनाओं को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर का ऊपरी सिरा फूला हुआ होता है, इसे परागकोश कहते हैं। परागकोश में चूड़ के समान नन्हे नन्हे कण भरे रहते हैं। इन्हें परागकण कहते हैं या कहा जाता है। ये परिपक्व होने पर परागकोश से बाहर निकल जाते हैं। ये परागकण हवा, पानी, कीट पतंगों या अन्य जंतुओं द्वारा अपने पुष्प या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं वर्तिकाग्र किसका भाग है? वर्तिकाग्र स्त्री का मादा भाग है, मादा जननांग के भाग में आता है। ठीक है, अब आते हैं स्त्री केसर। यह पुष्प का मादा भाग होता है तथा मध्य में स्थित होता है। इसके 3 भाग होते हैं: नीचे फूला हुआ भाग अंडाशय, अंडाशय से लगी नली जैसी संरचना वर्तिका, और वर्तिका के अग्रभाग पर फूली हुई रचना वर्तिकाग्र। देखिए ये हो गया वर्तिकाग्र आपका। ठीक, और ये वर्तिकाग्र। और यहाँ पे देखिए परागण कैसे हो रहा है। यहाँ पे पुंकेसर भाग है, यहाँ पे परागकोश है। यहाँ से परागकोश किसी भी न किसी तरीके से उड़ के, चाहे किसी जीव के लगने से, पौधे के हिलाने से या हवा के माध्यम से, किसी भी तरह से जब परागकोश यहाँ उड़ के इस वर्तिकाग्र में चला जाता है, तब वहाँ से बीज उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक अंडाशय में एक या अनेक बीजांड होते हैं, जिनमें मादा युग्मक या अंड जिसे कहते हैं का निर्माण होता है। पुष्प के सभी भाग एक आसन पर टिके होते हैं, जिसे पुष्पासन कहते हैं। ठीक,
चलिए आगे देखते हैं परागकण या परागण। परागण किसे कहते हैं? देखिए परागण क्या होता है। परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। यह क्रिया वायु, जल तथा जंतुओं आदि के द्वारा होती है। यानी जब पुंकेसर में जो परागकण होते हैं, वो परागकण किसी भी तरीके से, कैसे भी, जब वर्तिकाग्र में चले जाते हैं तो उसे हम कहते हैं परागण। बस आप इतना याद कर लीजिए। जब परागण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये क्रिया स्वपरागण कहलाती है। यदि किसी पुष्प के परागकण निकलकर उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये क्रिया परपरागण कहलाती है। अगर अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र में पराग कण आ गया है तो स्वपरागण कहा जाएगा। लेकिन अगर परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प में के वर्तिकाग्र में जाता है तो वो परपरागण कहलाता है। परागकणों का अंकुरण तथा निषेचन। परागकणों का अंकुरण तथा निषेचन ये कैसे होता है? देखिए निषेचन, परागकण वायु, जल, कीट, मनुष्य आदि के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। नम एवं चिपचिपे वर्तिकाग्र पर परागकण अंकुरित होकर परागनलिका बनाते हैं जिसमें नर युग्मक होते हैं। परागनलिका वर्तिकाग्र से होती हुई अंडाशय के बीजांड या अंडकोश में प्रवेश करती है। इस प्रकार अंडकोश देखिए ये होता है, इसी में यह वर्तिकाग्र से ऐसे आता है और यहाँ पे प्रवेश करता है। ठीक है, देखिए परागकण आया, वर्तिकाग्र में गया और ये धीरे धीरे आके ये अंडकोश है जहाँ पे, यहाँ पे पहुँच गया। ठीक, इस प्रकार नर युग्मक बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक से संयोग या युग्मन करते हैं। इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। यानी जब परागकण यानी पुरुष का परागकण या नर का, पौधों में नर का परागकण जब मादा भाग के अंडाशय या अंडकोश में प्रवेश करती है, ठीक है, तो वहाँ पे फिर जो क्रिया होती है या संयोग होता है उसको कहते हैं हम निषेचन। युग्मन द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है जिससे भ्रूण का विकास होता है। नर तथा मादा युग्मक के युग्मन संयोग की क्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए निषेचन के पश्चात बीजांड विकसित होकर बीज बनाता है तथा अंडाशय विकसित होकर फल बनाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं जैसे आम, सेब, संतरा, अमरूद, नींबू, टमाटर आदि। कुछ शुष्क होते हैं जैसे काजू, बादाम, अखरोट आदि। अधिकांश पौधे अपना भोजन बीजों एवं फलों में संचित करते हैं। विभिन्न प्रकार के प्राणी इन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं। इस क्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। ठीक है, जब बीजों को, फलों को किसी न किसी विधि द्वारा एक स्थान से दूसरी जगह पे पहुंचा दिया जाए तो उसे हम कहते हैं प्रकीर्णन। अब आते हैं बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है, क्या होता है। आपने देखा होगा एक ही प्रकार के पौधे विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। अब ये किसी तरह से होता है, कभी कभी हवा के कारण जो पौधे के बीज होते हैं उड़ के कहीं चले जाते हैं। कभी कभी होता है कि आप कोई फल खा रहे हैं तो कुछ देर तक खाते खाते आप रास्ते में कई जगह उसके बीज फेंकते जाते हैं। ठीक है, तो कई कारण हो सकते हैं उसके। प्रकृति में बीजों एवं फलों का प्रकीर्णन वायु, जल तथा जंतुओं द्वारा होता है। यदि कभी आप खेत या झुरमुट या झाड़ झंखाड़ के पास से होकर गुजरे होंगे तो देखा होगा कि कुछ छोटे छोटे बीज कपड़े में चिपक जाते हैं। ये बीज प्रकीर्णन के लिए विशेष प्रकार की रचना, कांटेनुमा रोमयुक्त चिपकने योग में रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है, देखिए अगर प्रकीर्णन ना हो
अगर प्रकीर्णन ना हो पौधे में तो क्या होगा, वो पौधा जहाँ रहेगा वहीं पे ही उगेगा, वो पौधे का विकास किसी और क्षेत्र में नहीं होगा। जब वो बीज दूसरी जगह जाएगा ही नहीं तो कहाँ से जमेगा, पैदा ही नहीं होगा। तो प्रकीर्णन भी बहुत ज़रूरी होता है। पेड़ पौधों इन्हीं संग देखिए, यहाँ पे जरा सोचिए, अगर किसी पौधे के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर उग जाए तो क्या होगा। यानी एक पौधा है, सारा बीज उसी पेड़ के नीचे गिर गया, अब वहाँ पे सारे पेड़ उग जाएंगे तो क्या होगा। दरअसल एक ही जगह पर उगे नए पौधे के बीच में स्थान तथा भोजन के लिए संघर्ष होगा। जैसे होता है ना, अगर 100 आदमी को एक ही जगह खड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा, वहाँ पे खड़े होने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, वहाँ पे पानी पीने खाने हर चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर पौधे भी एक ही जगह पे बहुत सारे पौधे उग गए तो धरती में जो खनिज लवण है, जो पानी है, वो पौधे आपस में कैसे, सबको बराबर मात्रा में चाहिए, तो सबको अच्छे से नहीं मिल पाएगा, तो सब सारे पौधे विकास नहीं कर पाएंगे ठीक से। ठीक है, सबको दिक्कत होगी। ठीक, संभवतः उनमें से कोई पौधा स्वस्थ रूप से विकसित नहीं होगा। पेड़ पौधे इन्हीं संघर्षों मतलब जो भोजन और स्थान को कम करने के लिए बीजों और फलों का प्रकीर्णन करते हैं। ठीक है, प्रकीर्णन क्यों होता है कि उनको भोजन पानी के लिए बहुत संघर्ष ना करना पड़े, इसलिए बीजों का प्रकीर्णन होता है। बीज दूसरी जगह किसी न किसी तरीके से पहुंच जाते हैं, और दूसरी जगह जाएंगे तो हो सकता है उन्हें ज़्यादा स्थान मिल जाए खुद को बढ़ाने का। प्रकृति में फलों एवं बीजों का प्रकीर्णन वायु, जल और जंतु द्वारा होता है। चिलबिल तथा द्विफल या मेपिल जैसे पौधों में पंखयुक्त बीज, घासों के हल्के बीज अथवा मदार या आक, मदार को आक भी कहते हैं, कि रोमयुक्त बीज और सूरजमुखी के रोमयुक्त फल हवा में के द्वारा उड़कर दूर दूर चले जाते हैं। पीपल बरगद जैसे वृक्ष के बीज चिड़ियों द्वारा दूर दूर तक पहुंचाए जाते हैं। पक्षी फलों को खाते हैं और बीज पच नहीं पाते हैं और मल के साथ बाहर आ जाते हैं। यह बीज उगकर नए पौधे में विकसित हो जाते हैं। आपने पीपल के पेड़ को दीवार पर उगते हुए देखा होगा, ये भी तो ये उदाहरण हो जाएगा आपका बीजों का प्रकीर्णन का। क्योंकि दीवारों में पेड़ कैसे उगेगा, दीवारों में पेड़ तभी उगेगा जब कहीं से दीवार में बीज पहुंचेगा ना, तो दीवार में बीज कहाँ से पहुंचेगा, किसी ना किसी चिड़िया के द्वारा। ठीक है, कुछ पौधे जैसे नारियल आदि फलों के आवरण तंतुमय या रेशेदार होते हैं ताकि वे जल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, जैसे कटिक या कांटेदार बीज जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं, जिससे बीज जंतुओं के शरीर में चिपक जाते हैं और दूर दूर तक पहुंच जाते हैं, जैसे यूरेना तथा जैथियन आदि। कुछ पौधों के फल जैसे मटर, आरंड आदि झटके के साथ फट जाते हैं, जिससे उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं और अपने जनक पादप से दूर जा गिरते हैं। तो ये हो गया प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कई तरीके हैं, कई तरह से होता है। आपने जान लिया कि जो दीवारों पे पीपल के पेड़ अक्सर उग जाते हैं वो प्रकीर्णन का ही एक तरीका होता है, जिससे वो पेड़ वहाँ उगते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा। सभी जीव अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन करते हैं या प्रजनन करते हैं। पौधों में जनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में जननांग भाग नहीं लेते। लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मक के मिलने के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। नर युग्मक परागकणों के अंदर तथा युग्मक बीजांड के अंदर, मादा युग्मक बीजांड के या बीजांड में पाए जाते हैं। परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण, परपरागण।
परागण वायु, जल और कीटों द्वारा या जीव जंतु के द्वारा हो सकता है। नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है। निषेचन अंड युग्मनज कहलाता है। युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनता है। निषेचन के बाद बीजांड से बीज तथा अंडाशय के फल बनते हैं। अंडाशय से फल बनते हैं। ठीक है, निषेचन होता है। यानी निषेचन जब नर का पुंकेसर और मादा का अंडा या अंड जब मिलते हैं तो क्या होता है, निषेचन होता है। संयोग करते हैं तो निषेचन होता है, उसी को निषेचन कहते हैं। तो निषेचन के बाद क्या होता है, बीजांड आता है, बीजांड से बीज बनता है। ठीक, और फिर अंडाशय से फल बनता है। फल एक परिपक्व अंडाशय है। बीजों का प्रकीर्णन वायु, जल तथा जंतुओं द्वारा होता है। बीजों का प्रकीर्णन एक ही स्थान पर पौधों की अधिक संख्या की वृद्धि को रोकने, सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए स्पर्धा को कम करने में सहायक होता है। ठीक है, अगर एक ही जगह पे बहुत सारे बीज गिर गए तो वहाँ पे सारे बीज अगर उग भी जाएंगे तो क्या होगा, उनमें आपस में ही भोजन के लिए संघर्ष होने लगेगा कि सभी को बराबर बराबर भोजन मिलेगा तो वो अच्छे से विकास नहीं कर पाएंगे, सारे पौधे अच्छे से बढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए प्रकृति ने एक तरीका बना दिया है प्रकीर्णन, जिससे वो बीज दूर दूर तक फैल जाते हैं और अपना विकास अच्छे से कर लेते हैं। देखिए, अब ये पाठ समाप्त हुआ। अभ्यास प्रश्न शुरू हो गया इस पाठ का। ये सारे अभ्यास प्रश्न आप आराम से ऐसे वीडियो को रोक रोक के देखेंगे और हल करेंगे कॉपी में लिख के। सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर आप लोग अपने नोटबुक में ज़रूर लिखेंगे। इससे आपको दोबारा रिवाइज करने में आसानी होगी। सारे अभ्यास प्रश्न आराम से पढ़ेंगे, हल करेंगे। अब जैसे यहाँ लिखा है, देखिए 5वां प्रश्न, निषेचन किसे कहते हैं? तो निषेचन क्या है, जब नर भाग का पुंकेसर, ठीक, मादा भाग के वर्तिकाग्र में जाता है, प्रवेश करता है और अंडाशय या जो अंड होता है उससे संयोग करता है, तो इसे हम निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सारे उत्तर, सारे प्रश्नों के उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ये देखिए, यहाँ पे किसी पुष्प का चित्र खींचकर उनके जनन अंगों को नामांकित कीजिए। इस बुक में आपके जो मैंने पाठ पढ़ा है इसमें एक चित्र दिया है जिसमें हर फूल का, देखिए यहाँ पे सभी का नाम दिया है। ये यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे नाम के साथ दिया है पूरा। तो ये चित्र भी आप बनाएंगे अपनी बुक में। ठीक है, अब ये सारे प्रश्न आप हल करेंगे अपनी नोटबुक में। अब ये ठीक है, तो ये पाठ आपका समाप्त हो गया। अब अगला पाठ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।